3 राज्यों में मिली इस प्रचंड जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ एक नायक की तरह। एक ऐसा नायक जो युद्ध जीतकर वापस लौटा हो, बिल्कुल उसी अंदाज में उनका स्वागत हुआ। और इस दौरान पहले तो आप तस्वीरें देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही स्वागत है जैसा मैं आपको कह रहा था कि युद्ध जीतने के बाद या कोई बहुत बड़ा मैच जीतने के बाद जब कोई नायक वापस लौटता है तो इस प्रकार का सम्मान उनका किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हैं और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा बेबाक भाषण दिया है और अपने भाषण में जो उन्होंने आपको बात बताने की कोशिश की है और जो आज के नतीजों से समझ में आ रहा है, एक तो ये कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल भारत की टीम हारी, आपको याद होगा, उसका दोष भी प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया गया। जब उत्तराखंड में उस टनल से हमारे मजदूर भाई जो थे वो सुरक्षित बाहर निकले, उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिया गया, बल्कि उस पर भी उन्हें लेकर काफी टीका टिप्पणी की गई। एक और बड़ा फैक्टर है वो ये कि ईडी ने जहां जहां छापे मारे, बार बार ये कहा गया कि बीजेपी और ये सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों को नीचे दबाने में। इस थ्योरी को भी जनता ने नकार दिया। मेक इन इंडिया का लगातार मजाक उड़ाया गया, G20 जो भारत में हुआ उसका लगातार मजाक उड़ाया गया। इससे यह पता चलता है कि जनता को यह भाषा पसंद नहीं आई और ये सारी बातें करके आप सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जिन 638 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें से 342 सीटें बीजेपी ने जीती और 232 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, अगर पूरा जमा और घटा करके हिसाब लगाया जाए। बीजेपी को 54% सीटों का फायदा हो रहा है। देखिए कितना जबरदस्त उछाल है, 54%। और 4 राज्यों की इस राजनीतिक श्रृंखला को बीजेपी ने 3-1 से जीत लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत मिली है और तेलंगाना में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। बड़ी बात यह है कि हर जगह पर पूर्ण बहुमत से ही सरकारें चुनकर आई हैं, यानी किसी भी राज्य में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह एक अच्छी बात है कि जनता निर्णायक मैंडेट दे रही है। मध्य प्रदेश में कोई कंफ्यूजन नहीं, राजस्थान में कोई कंफ्यूजन नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई कंफ्यूजन नहीं, तेलंगाना में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देश की 57% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारों का शासन है और देश की 43% आबादी पर कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों की सरकारों का शासन इस समय है। अगर आज का भारत आप देखें विधानसभा के हिसाब से, तो आज का भारत कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले कुछ महीने पहले तक ऐसा दिखता था, जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। 2014 में ऐसा दिखता था, 2015, 16, ये जो बदलाव आते जा रहे हैं भारत के नक्शे में, 2017, फिर 18 में देखिए बिल्कुल कम हो गया था, फिर 19 में देखिए और ज्यादा बीजेपी का शासन कम सिकुड़ रहा था, 21 में फिर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, 22 में, और अब देखिए 23 में, 2023 का जो लेटेस्ट है, अब आप देख सकते हैं अब कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अब देश में सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं और ये हैं कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आज राजस्थान जैसा बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गया। अब कांग्रेस सिर्फ यहां बची है जो आप इस नक्शे पर देख पा रहे हैं। इसमें अगर आप हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो जो बाकी के 2 राज्य हैं ये दक्षिण के हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस अब एक दक्षिण भारत की पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही चुनाव जीता था। दूसरी तरफ देश में अब ऐसे राज्यों की संख्या 16 हो गई है जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकारें चल रही हैं 16 राज्यों में। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में जब 81 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तब से 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 3 राज्यों में जीत मिली है। यानी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का विनिंग स्ट्राइक रेट सिर्फ 30% है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत में जिन 2 M की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें एक M का मतलब है मोदी और दूसरे M का मतलब है महिला।
कुछ समय पहले तक पारंपरिक राजनीति में एम का मतलब होता था मुस्लिम, लेकिन अब एम का अर्थ बदल गया है। एम का अर्थ है मोदी और महिला। प्रधानमंत्री मोदी और महिला वोटर्स के इसी शानदार कॉम्बिनेशन की वजह से बीजेपी को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की घोषणा की ही नहीं थी, बल्कि इन चुनावों को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा। और यह प्रधानमंत्री मोदी का ही एक मैजिक है, जादू है कि बीजेपी न सिर्फ मध्य प्रदेश में जीती, जहां पहले से उसकी सरकार थी, कहा जा रहा था कि अब हैट्रिक लगाना बहुत मुश्किल है, शिवराज सिंह चौहान से लोग थक चुके हैं। और शुरू में जब चुनाव प्रचार हुआ था तब यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है, बल्कि बीजेपी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी जीत मिल गई जहां कांग्रेस की सरकारें पहले से थी। यहां बड़ी बात देखिए क्या है, बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहां पर प्रो इनकम्बेंसी है, यानी जहां पहले से उसकी सरकार है, तो प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर भी जीत रही है मध्य प्रदेश में, और एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर भी जीत रही है, यानी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तीसरी बड़ी बात जो कांग्रेस को समझनी है कि प्रधानमंत्री का अपमान करके या उनका मजाक उड़ाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो किया जा सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीते जा सकते। उदाहरण के लिए इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारी बातें, उनके लिए बहुत सारे अपशब्द कहे गए, और न जाने अभी से नहीं, पहले पहले भी न जाने क्या क्या उनके लिए कहा गया, और उनकी तुलना कभी रावण से की जाती है और बहुत उनका जो है उपहास किया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का जितना अपमान किया, जितनी बार अपमान किया, उतनी ही सीटें कांग्रेस की कम होती चली गई, और वो इन चुनावों में इस तरह से हार गई। ये एक बहुत बड़ा सबक है कांग्रेस के लिए, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जब चुनावों में वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं, ये सही बात है, तालियां तो बहुत बजती हैं, और शायद उन्हें यह गलतफहमी हो जाती होगी कि क्योंकि जनता सामने, जनता भी क्या, रैली में कार्यकर्ता होते हैं, और कार्यकर्ता अपने नेता की हर बात पर तालियां बजाते हैं, और उन्हें गलतफहमी यह हो गई कि क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया तो तालियां बजी, इसका मतलब लोगों को यह बात पसंद आ रही है। इन नतीजों के लिए बीजेपी के लिए सीख ये है कि अगर वो ऐसे ही चुनावों में परिश्रम करती रही और जीत के बाद भी विनम्र बनी रही, देखिए जो सत्ता होती है ना, सत्ता का जो सुख होता है वो सबसे पहले अभिमान ले आता है, अगर और आलस्य पैदा करता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता को अगर यह लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तो जीत ही रहे हैं, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, हमारे पास इतना बड़ा ब्रांड है, और अगर वो आराम करने के लिए बैठ गए तब तो कुछ और तस्वीर हो सकती है। लेकिन अगर बीजेपी ऐसे ही परिश्रम करती रही और बीजेपी सत्ता में रहने के बाद भी विनम्र बनी रही, अपने आप को सेवक समझती रही, तो 2024 में वो 400 प्लस सीटों का अगर लक्ष्य रखे, यानी परिश्रम, विनम्रता और बड़ा लक्ष्य, हम ये नहीं कह सकते वो कितना जीतेंगे, लेकिन लक्ष्य तो कम से कम बड़ा रखना चाहिए। और बीजेपी अगर 400 का लक्ष्य रखती है, यानी बड़ा लक्ष्य रखकर चलती है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी भी एक बार फिर से हैट्रिक बना सकते हैं और दोबारा वापस आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सुनामी आई, उस सुनामी में किसान, ग्रामीण, महिला, दलित, आदिवासी, ओबीसी और युवा वोटर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई। तो सोचिए बचा कौन? मध्य प्रदेश की 230 में से जो 171 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनमें से 116 सीटें बीजेपी ने और सिर्फ 54 सीटें कांग्रेस ने जीती। और बीजेपी के एम फैक्टर ने कांग्रेस के एम फैक्टर को भी फेल कर दिया। बीजेपी का एम फैक्टर था महिला फैक्टर और कांग्रेस का एम फैक्टर था मुस्लिम फैक्टर। मध्य प्रदेश में जिस एक सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं, वहां कांग्रेस को जीत मिली, और जिन 100 सीटों पर महिला वोटर्स निर्णायक हैं, वहां बीजेपी जीत गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जो सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती थी, वो भी नहीं हुआ, और इससे कांग्रेस की यह गलतफहमी दूर हो गई कि जातिगत जनगणना की 30-40 साल पुरानी राजनीति पर उसे आज भी वोट मिल सकते हैं। वो जमाना वीपी सिंह का जमाना था। बहुत सारे लोग दोबारा से वीपी सिंह की एंट्री करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आएगा कि वो जमाना बीत चुका।